एवं विकास पहला चैप्टर का नाम है। पहला चैप्टर है आपका संसाधन। संसाधन तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। पेटेंट पेटेंट जो होता है ना दोस्तों, ये आपका इसका मतलब होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कारक पर एकमात्र अधिकार से, है ना। और पेटेंट को हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर से। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है ऑप्शन कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। दूसरा है किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। तीसरा है किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। और चौथा आंसर है उपयुक्त में से सभी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार पेटेंट का सही तरीके से परिभाषा है। किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार पेटेंट का मतलब है। इसे कैपिटल आर से जो है दर्शाया जाता है। कलात्मक पूंजी जैसे कि आपका किताब हो गया, लेख या चित्र आदि पर एकमात्र का अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। कलात्मक पूंजी जैसे कि आपका किताब, लेख या चित्र आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। इसे कैपिटल सी से दर्शाते हैं कॉपीराइट को। व्यवसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है, जिसे टीएम से दर्शाया जाता है। टीएम से व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को किससे दर्शाया जाता है? ट्रेडमार्क से, और इसे टीएम से दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बुक किसी ने लिखा, किसी राइटर ने लिखा, और उस बुक का कॉपी अगर कोई और करता है तो वो जिसका ओरिजिनल बुक था, जो ओरिजिनल बुक जिसके पास था, जो व्यक्ति ने पहला बुक लिखा था, वो आपको कॉपीराइट कर सकता है ना। और यहाँ से क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं कि कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अगला है नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है? सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है। तो संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखने की जो है, इसे आप सतत पोषणीय विकास कहेंगे। संसाधन का सतर्कता पूर्वक मतलब कि सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे कि हम आपको सिंपल भाषा में अगर समझाना चाहें तो जैसे कि हमारा पानी, आने वाले समय में आप सुनते होंगे कि पानी का बहुत ज्यादा कमी हो जाएगा, पानी हम लोगों को नहीं मिल पाएगा, ये हम लोग सुनते हैं। बस देखा जाए तो ये सही है। जितना हम लोग पानी को बर्बाद करते हैं तो क्या है, अगर उस पानी को हम लोग एक सावधानी पूर्वक खर्च करें, ढंग से खर्च करें, लिमिट में खर्च करें, बेकार ना जाने दे, तो वो पानी हमारे भविष्य में काम आएगा, है ना। तो वही चीज आपका हो गया क्या? संसाधन संरक्षण। और उसको अगर हम सही तरीके से यूज करें ताकि वो हमें भविष्य में हमारे काम आए, तो वो है सतत पोषणीय विकास। अर्थात संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही आपूर्ति भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी होती है। भावी पीढ़ी मतलब कि आने वाली। ठीक है, अगला है संसाधन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। संसाधन के विषय में, वो संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। वो संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। आंसर होगा, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो संसाधन के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ये दोनों कथन आपका सही है। वो संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं, और वो संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। दोनों आंसर आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे दिया है कि वास्तविक संसाधन की मात्रा ज्ञात होती है जिनका वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा है। वास्तविक संसाधन की मात्रा ज्ञात होती है जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे, उदाहरण के रूप में तो रूर प्रदेश का कोयला, रूर प्रदेश का कोयला, पश्चिम एशिया का खनिज तेल आदि। संभाव्य संसाधन की मात्रा ज्ञात नहीं होती है किंतु इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन की मात्रा जो है उसका डेफिनेशन एग्जाम्पल है। ठीक है, और रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया का खनिज तेल, ये सभी वास्तविक संसाधन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से अजैव संसाधन हैं? अजैव संसाधन है मृदा, चट्टान और खनिज। ये तीन आपका क्या है? अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन, संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर अजैव व जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैव और अजैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है। अजैव संसाधन क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि मिट्टी हो गया, चट्टान, खनिज। और वही जैव पूछे क्या होता है, तो जैव संसाधन में आपका सजीव हो जाता है। सजीव कौन कौन हो जाएगा? पौधा, जंतु, ये सभी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आप देखेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका। ठीक है। मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। तीसरा है ऊंचावाच, तुगंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। कौन सा आंसर सही है? तो इसमें आपका आंसर सही है कि मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है मृदा। और दूसरा, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि मृदा का निर्माण चट्टान से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मृदा बनती है। अपक्षय की प्रक्रिया से ये पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारक द्वारा प्रभावित होती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करता है। जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को क्या करता है? प्रभावित करता है। वही समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय किसे निश्चित करता है? तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है समय। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है? तो वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव। नेक्स्ट है ऊंचावाच। ऊंचावाच तुगंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। ऊंचावाच, तुगंगता और ढाल मृदा, ढाल जो क्या है? तीनों चीज, ऊंचावाच, तुगंगता और ढाल, ये मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक सेल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को निर्धारित करता है। जनक सेल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है वेदिका फॉर्म। तीव्र ढाल वाली सतह पर यदि वेदिका फॉर्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है तो मृदा अपरदन सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा, जो तीव्र ढाल वाली जगह होती है वहां पे अगर वेदिका फॉर्म पद्धति, ये पद्धति है आपका कृषि का, वेदिका फॉर्म पद्धति के द्वारा अगर खेती की जाती है तो वहां पे मृदा अपरदन सबसे कम होता है। पहाड़ी ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए में दिया है सामुच्च रेखीय जुताई, दूसरा है रक्षक मेखला, तीसरा है माल्चिंग विधि। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सामुच्च रेखीय जुताई। जो पहाड़ी ढाल वाली जगह होती है वहां पे मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है सामुच्च रेखीय जुताई। क्या है? सामुच्च रेखीय जुताई। ये आपका पहाड़ी ढाल वाले जगह पे होता है सामुच्च रेखीय जुताई। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसी पहाड़ी ढाल पर सामुच्च रेखीय के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। सामुच्च रेखाएं समानांतर जुताई ढाल से जो नीचे बहने वाली जल होती है उसके द्वारा जो मिट्टी बह जाता है उसको रोकने के लिए ये सबसे अच्छा जो है अच्छा जो साधन है। जबकि तटीय और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष को कतारों में लगाया जाता है ताकि पवन की गति को रोका जा सके, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, है ना। जबकि तटीय और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष को कतार में लगाया जाता है। उससे क्या होगा कि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। और इस विधि को रक्षक मेखला विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षक मेखला विधि। ये दूसरा ऑप्शन जो है उसे कहते हैं। और आपका ढाल वाले जगह पे मृदा अपरदन को रोकने के लिए सामुच्च रेखीय जुताई का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। गिद्ध के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? गिद्ध के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण है डेक्लोफेनिक एस्पिरिन जैसी पीड़ानाशी दवाएं। डेक्लोफेनिक एस्पिरिन जैसी पीड़कनाशी दवाई। ये डेक्लोफेनिक जो है आपका पीड़कनाशी है, यानी कि दर्द निवारण दवाई है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता था गिद्ध को। किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डेक्लोफेनिक एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़कनाशी दवाई से किया जाता है, गिद्ध द्वारा अपमार्जन से उनकी किडनी खराब हो रही है और वो मर रहे हैं गिद्ध द्वारा। ठीक है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। उपयुक्त विवरण किसको निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल निश्चय को। वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ये विवरण जो है जैव मंडल निश्चय को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा कि जैव मंडल निश्चय या फिर बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक नेटवर्क के द्वारा जुड़े
रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। संरक्षण और विकास के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की परिस्थितियों एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की परिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, ये डिफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो वर्तमान और भविष्य के पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की जो पड़ी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए जो प्राकृतिक क्षेत्र होता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगला सवाल है, संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिपाटी यानी कि CITES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। CITES के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है CITES। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। आंसर हो जाएगा दोनों। CITES इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। क्या है इसका फुल फॉर्म है। CITES का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब विभिन्न इसका जो काम है ये क्या करता है कि विभिन्न देश की सरकार के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, विभिन्न देशों की सरकार के बीच। इसमें पशु पक्षी की अनेक प्रजाति की एक सूची तैयार की जाती है। जो भी पशु पक्षी है उसकी सूची तैयार की जाती है और इस सूची में जितने भी पशु पक्षियां हैं उसके व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है यानी रोक लगाया जाता है। और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूने के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा तो नहीं है, है ना, उन्हें खतरा से बचाना होता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा चैप्टर आपका आ गया तीसरा चैप्टर आपका कह रहा है खनिज और शक्ति संसाधन। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रवेधन विधि। जो पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है उसको धरती के नीचे से निकाला जाता है ना, और इस सभी को धरती के नीचे से निकाला जाता है उस खनन की जो विधि होती है उसे प्रवेधन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवेधन विधि। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेल से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन किसे कहते हैं, पृथ्वी के सतह के अंदर दबी जो सेल होती है सेलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो पूछेंगे कि विवृत खनन क्या होता है। विवृत खनन वो होता है जो खनिज जो कम गहराई में स्थित होता है, वैसा खनिज जो कम गहराई में स्थित होता है वो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। नेक्स्ट है कुपकी खनन। कुपकी खनन जो होता है तो गहन वेधन जिन्हें हम लोग कूपक कहते हैं, गहन वेधन को कूपक कहते हैं और उसकी अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे हम लोग कुपकी खनन कहते हैं, कुपकी खनन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, ये बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और इसे ही प्रवेधन कहते हैं, प्रवेधन कहते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन है आपका आखनन। आखनन विधि। आखनन विधि होता है सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन विधि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है धात्विक खनिज किन सेल समूह में पाया जाता है। तो अग्नय एवं कायांतरित। धात्विक खनिज सेल समूह जो है अग्नय और कायांतरित सेल समूह में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो खनिज है। खनिज किसे कहते हैं, तो वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठक हो उसे खनिज कहते हैं। संरचना के आधार पर खनिज को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत किया गया है। संरचना के आधार पर खनिज को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। याद रखिएगा कि धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है, लेकिन धात्विक खनिज अग्नय और कायांतरित सेल समूह जिनके विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिज होती है और धात्विक खनिज अग्नय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। कह रहा है कि जो धात्विक खनिज होता है ना वो धातु कच्चे रूप में होती है। कैसे रूप में धातु होती है, कच्चे रूप में। और धात्विक खनिज अग्नय और कायांतरित सेल समूह से बना होता है ना। और ये जो है आपका अग्नय और कायांतरित सेल समूह जिनसे क्या होता है विशाल पठार का निर्माण भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अधात्विक खनिज अपसादी सेल समूह में पाए जाते हैं, ये सत्य है। जो अधात्विक खनिज होते हैं वो अपसादी सेल समूह में पाए जाते हैं।
दूसरा ऑप्शन है कि खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम कायांतरित चट्टान के नीचे पाए जाते हैं। केवल और केवल एक ही कथन आपका सही है। मैदान और नवीन बलित पर्वतों के अपसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे कि आपका चूना पत्थर पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज अपसादी सेल समूह का होता है, इसमें चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम अपसादी चट्टान के नीचे पाए जाते हैं। जो खनिज ईंधन होते हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये अपसादी चट्टान के नीचे होता है, इसीलिए दूसरा कथन आपका गलत दिया हुआ है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो यानी कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम और अग्नेय और कायांतरित सेल में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण हैं। ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो जो कि कनाडा में एक जगह है, वहां पे तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम अग्नेय और कायांतरित सेल में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना आप कहते हैं पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। क्या है? बहुत अधिक मूल्यवान है। निम्नलिखित में कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो आपका ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आपका खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी आदि, ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और लकड़ी। जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी आती है गैर परंपरागत स्रोत में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है? भूतापीय ऊर्जा आपका एक तो स्थित है जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये स्थित है। ताप ऊर्जा जो है जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होगी उसे भूतापीय, भू मतलब होता है पृथ्वी, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो भूतापीय ऊर्जा होगी। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होता है? लगातार वृद्धि होती है। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे वहां तापमान में वृद्धि होगी। कभी कभी यह तापीय ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है कभी कभी। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और जम्मू कश्मीर में लद्दाख के पुग्गा घाटी में स्थित है। लद्दाख के पुग्गा घाटी में। बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। बायोगैस के बारे में, बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। ये स्टेटमेंट आपका सत्य दिया हुआ है। जो बायोगैस संयंत्र होता है उसमें जैविक अपशिष्ट का अपघटन जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, ये गलत है, केवल एक ही सही है। जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे, जंतु के अवशेष, पशु के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को ईंधन में बदला जाता है और इसे ही हम लोग बायोगैस कहते हैं। बायोगैस जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण होते हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के, ना कि ऑक्सीजन के, इसीलिए आपका ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन को बनाया गया था फ्रांस में। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। इस ऊर्जा का विदोहन कहाँ किया जाता है? संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था, पूरे विश्व में पहला। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ पे है? रूस में है, फ्रांस में है, भारत में कच्छ की खाड़ी में है। और विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है। अगर पूछे कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है तो वो है नॉर्वे। निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज की विशेषता नहीं है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, सही है। इनका एक रासायनिक संगठन होता है, सही है। ये असामान्य होते हैं, ये सही नहीं है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वो किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित हैं। जो खनिज होते हैं वो ये असामान्य होते हैं, ये आपका गलत दिया हुआ है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वो किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित हैं। निम्नलिखित में कौन से राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है पूछा गया है, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक अभ्रक निक्षेप मुक्त आपका झारखंड है, जहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। झारखंड है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान में पाया जाता है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है, भारत अभ्रक का। चैप्टर 4 आता है आपका कृषि।
चलिए कृषि से आपका सबसे पहले यहाँ पे एक तरह सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, इसे मिलाना है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन पीसीकल्चर कहलाता है, मत्स्य पालन। विटीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर, सब्जी फूल और फलों की खेती हार्टिकल्चर होता है, सब्जी फूल और फलों की खेती। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन है, विटीकल्चर अंगूर की खेती कहलाते हैं विटीकल्चर। हार्टिकल्चर होता है वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियां फूल और फलों को उगाना, वाणिज्य उपयोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जैविक कृषि के संदर्भ में, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही कृषकों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। तीसरा है फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। इसमें पूछा गया है असत्य है यानी कि गलत कथन, तो इसमें गलत जो पूछा गया है वो आपका केवल 3, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, ये कथन आपका गलत है, असत्य है, बाकी सभी सत्य है। जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का, रासायनिक कीटनाशक की जगह पर प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे केमिकल का कोई गुजारा नहीं होता है, जो भी होगा यहाँ पे सभी क्या होगा, प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया करके किया जाएगा। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है कि गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। गहन निर्वाह कृषि किसी पारिवारिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल सही है। जो गहन निर्वाह कृषि होती है वो परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है, और इस प्रकार की कृषि में धान दैट मीन्स की चावल मुख्य फसल होती है गहन निर्वाह कृषि में। यह गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाली मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। ये सभी स्टेटमेंट आपका गहन निर्वाह कृषि के बारे में सही दिया हुआ है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड यानी छोटे जगह पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, और इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि करता है ताकि उसकी परिवार की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। और इस फसल में मुख्यतः फसल होता है वो है चावल गहन निर्वाह कृषि में। अन्य फसल में गेहूं भी होगा, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है अन्य फसल में। गहन निर्वाह कृषि जो जहाँ पे होता है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र, पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में, पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही नहीं दिया हुआ है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, 2 सही है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, ये सही है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है, ना कि आपका मिश्रित कृषि। इसमें क्या शामिल है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले तथा जहां पर वनस्पति का तीव्र पुनर्जनन होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। जो स्थानांतरित कृषि होता है वो भारी वर्षा वाला और जहां पे वनस्पति का तीव्र पुनर्जनन होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भाग में प्रचलित है, कहाँ पे, उत्तर पूर्वी भाग में। साथ ही अमेज़न के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि जो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्ष को काटकर जलाकर भूखंड को यानी कि जमीन को साफ किया जाता है, और उसमें जो राख होता है, राख को मृदा में यानी मिट्टी में मिलाया जाता है राख को, तथा मक्का, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है, कसावा। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। जब धीरे धीरे भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जानते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि, दहन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो जंगल वगैरह होता है उसको जलाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। स्थानांतरणशील कृषि के नाम और देश या स्थान, जो स्थानांतरणशील कृषि था उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उसे हम देखेंगे। झूमिंग कहाँ कहते हैं, तो झूमिंग कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कहते हैं, ठीक है। मिलप्पा, मिलप्पा कहा जाता है मैक्सिको में, मिलप्पा कहा जाता है, मिलप्पा कहाँ कहते हैं, मैक्सिको में। रोका कहता है, रोका कहा जाता है, रोका ये कहा जाता है ब्राजील में रोका। और लदांग, लदांग मलेशिया में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, लदांग मलेशिया में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 4 2 3 1।
तो झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में और मलेशिया में लदांग। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता वाणिज्य कृषि के संदर्भ में सही है? वाणिज्य कृषि के संदर्भ में दिया है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। सही दिया है। वाणिज्यिक कृषि मतलब व्यापार, वाणिज्य मतलब व्यापार में वाणिज्यिक कृषि जो होता है इसमें जो भी फसल का उत्पादन होता है वो पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसे ज्यादा चाहिए होगा तो इसमें ज्यादा श्रम से और ज्यादा हाथ से काम नहीं किया जा सकता है, इसको मशीन का यूज करना पड़ता है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और वाणिज्यिक अनाज कृषि शामिल है। सभी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट आपका वाणिज्यिक कृषि के बारे में सही दिया हुआ है। जो वाणिज्यिक कृषि होता है इसमें फसल उत्पादन पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है और इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, अधिक पूंजी का। अधिकांश कार्य इसमें मशीन के द्वारा होता है और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि सभी इसमें शामिल होता है। इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। उपयुक्त लक्षण किस प्रकार के कृषि क्षेत्र को निरूपित करता है? तो ये लक्षण जो है वो वाणिज्य अनाज कृषि को निरूपित करता है। वाणिज्य अनाज कृषि जो होता है, वाणिज्य अनाज कृषि, ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। इसमें गेहूं है, मक्का समान रूप से उगाई जाती है और ये उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान है उस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र होते हैं ये वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिएगा कि वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है गेहूं और मक्का। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है रोपण कृषि में, जो कि स्टेट ऐसा ढूंढना है, औसत ढूंढना है, मतलब गलत ढूंढना है। तो ये तो सही है। जो रोपण कृषि होता है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये असत्य है। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट आपका औसत जो है वो दूसरा स्टेटमेंट औसत है, बाकी पहला और तीसरा आपका सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर केवल और केवल 2 हो जाएगा। देखिएगा कि रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, जहां पे आपको चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू, रबर, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास ये सभी की फसल उगाई जाती है रोपण कृषि में, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र विश्व के जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वहां पे हो जाता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। और इस कृषि के उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। और इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। परिवहन जाल के विकास की क्या होती है? अनिवार्यता होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन, चारे की फसलें उगाने, पशुपालन के लिए किया जाता है मिश्रित कृषि में। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कहाँ कहाँ पे प्रचलित है मिश्रित कृषि? तो यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि धान यानी कि चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन औसत है यानी गलत है? दिया हुआ है यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है कि चावल के लिए उच्चतम तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि चावल की प्रमुख किस्में हैं, ये गलत है। ओस यानी कि शरदकालीन, आमन यानी शीतकालीन, व बोरो, बोरो मतलब ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं। तो इसमें आपका सी गलत है, बाकी सभी सही है। कल्याण हो गया, कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन ये सभी गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, ना कि धान की। किसकी है? गेहूं की। जमुना हो गया, जया, पद्मा, कांजी, कृष्णा, कावेरी, हंसा हो गया, माही सुगंधा, बाला, रत्ना ये सभी चावल की प्रमुख किस्में हैं। जमुना, जया, पद्मा, कांजी, कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही सुगंधा, बाला, रत्ना ये सभी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है दोमट मृदा। गेहूं के वर्धन काल यानी कि बढ़ते समय में मध्यम तापमान, वर्षा के शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जब गेहूं कटाई होता है उस समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, और जब गेहूं बढ़ता है उस समय मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। सुअपवाहित दोमट मृदा में भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु में प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन जो है वो विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पे है गेहूं के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉफी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कॉफी के बारे में दिया हुआ है, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो कॉफी की कृषि होती है उसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है। सही है। इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होती है। गलत है। आपका आंसर आज में से 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है कि जो कॉफी की कृषि होती है उसके लिए आपको गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होता है। आपको मिट्टी की बात करें तो सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए जो पर्वतीय ढाल होता है ना, पर्वतीय ढाल, वहां पे सबसे अच्छा इसका फसल होता है। वो जगह इसके लिए जो है उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है ब्राजील। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा पटसन को कहते हैं। सुनहरा रेशा के रूप में पटसन को जानते हैं। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, जलोढ़ मृदा में, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। आर्द्र जलवायु की यह फसल की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। यह फसल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। भारत और बांग्लादेश। चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। चाय की कृषि के बारे में, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। गलत है। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। इधर देखिएगा, चाय की कृषि के लिए लेटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ये भी गलत है। यानी 1 और 3 आपका गलत दिया हुआ है। कथन आपको असत्य करना है, तो 1 और 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 और 3 असत्य है। चाय बागान में उगाई जाने वाली एक पेय, चाय जो है वो एक पेय फसल है। पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। पूरे वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। चैप्टर नंबर 5 उद्योग है। निम्नलिखित में किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? प्राथमिक उद्योग कहते हैं जो खनिज आधारित उद्योग होता है उसे कहते हैं प्राथमिक उद्योग। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जिसमें खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जो खनिज अयस्क होता है उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योग के उत्पाद अन्य उद्योग का पोषण करते हैं। अनुत्पाद अनुद्योग का। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा या से कारक उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करता है या करते हैं? तो वो है आपका, एक तो कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा हो गया परिवहन, फिर बाजार और भूमि। ये चारों आपका जो है, चारों कारक उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करता है। चारों कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार प्रमुख है। बाजार प्रमुख है। उद्योग इन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो, वहीं पे उद्योग जो है केंद्रित होते हैं। कभी कभार सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है कभी कभी, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी याद होगा, ये हुआ था दिसंबर 1984 को। उद्योग में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थ से बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक के सबसे त्रासदीपूर्ण जिसको बोल सकते हैं त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट को MIC भी बोलते हैं, गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति के समूह द्वारा होता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन जो होता है वो राज्य और व्यक्ति के समूह द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। ये गलत है, केवल एक ही सत्य है। सरकारी क्षेत्र के उद्योग
का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जो सरकारी क्षेत्र का उद्योग का स्वामित्व होता है उसका संचालन कच्चे माल उत्पादक या फिर पूर्तिकारक, कामगारों, ये सभी या फिर ये दोनों मिलकर करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। निम्नलिखित में से किन उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सनराइज उद्योग है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। उसके बाद एक है शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और चिकित्सा, ये तीनों आपका सनराइज उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कच्चे माल के रूप में जो इस्तेमाल होता है लौह इस्पात उद्योग में, कच्चे माल के रूप में जो उपयोग होता है वो लौह अयस्क है, कोयला है और चूना पत्थर है। आंसर आपका हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क में कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह एक पोषक उद्योग है। कैसा उद्योग है? पोषक। जिसके उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देश के विभिन्न इस्पात उत्पादक केंद्र और राज्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी कि इस्पात उद्योग उत्पादक केंद्र दिया हुआ है, इस्पात उत्पादक केंद्र और संबंधित राज्य, इसे आपको मिलाना है। जमशेदपुर आपका पूछे कहाँ पे है, तो जमशेदपुर आपका झारखंड में है। बर्नपुर पूछे पश्चिम बंगाल में है। भद्रावती कर्नाटक में है। सलेम तमिलनाडु में है। जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, भद्रावती कर्नाटक, सलेम तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी। कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड, जमशेदपुर, बोकारो, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर, आसनसोल, बर्नपुर, ये सभी जगह पे। उसके बाद छत्तीसगढ़, भिलाई, छत्तीसगढ़ में कौन सा है? भिलाई है। उड़ीसा में राउरकेला है। कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। तमिलनाडु में सलेम है। ये सभी राज्य में स्थित इस्पात उत्पादक केंद्र जो है ये निम्न है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं, टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? तो झारखंड में। वर्ष 1907 में जे.एन. टाटा ने टिस्को की स्थापना, जो कि वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर साकची में थी। यह कारखाना स्वर्णरेखा और खड़कई नदियों के संगम पर स्थापित किया गया था। स्वर्णरेखा और खड़कई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका जमशेदपुर जो है या फिर टिस्को कौन सी नदी के तट पर है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति गुरुम हिसानी, बादाम पहाड़ जो कि उड़ीसा में है, नोवा मुंडी जो सीबू में, तथा कोयला की प्राप्ति झरिया व पश्चिमी बोकारो से होती है। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति जो है वो कहाँ से होती है? तो ध्यान रखिएगा, गुरुम हिसानी से, बादाम पहाड़ उड़ीसा, नोवा मुंडी सीबू से, और कोयला की प्राप्ति झरिया और पश्चिमी बोकारो से होती है। निम्नलिखित में कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? प्राकृतिक रेशे में ऊन हो जाएगा, ऊन, सिल्क और लिनॉन, ये तीनों आपका हो जाएगा आंसर सी। रेशे वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। रेशा क्या है? कच्चा माल है वस्त्र उद्योग के लिए। रेशे प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित भी हो सकता है। प्राकृतिक रेशे में आपका ऊन है, सिल्क, कपास, लिनन और जूट, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट। मानव निर्मित रेशा में आपका नायलॉन है, पॉलिस्टर है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयन, ये सभी आपका मानव निर्मित है। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता, जो कि अब कोलकाता में फोर्ट क्लस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया था, यानी कि ये सक्सेस नहीं रहा था। लेकिन अगर सफल पूछे, सफल, देश में पहली सफल वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती के नदी के तट पर स्थित है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। कपास उत्पादक के केंद्र में स्थित है। यहाँ की आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है अहमदाबाद का जो साबरमती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, ओसाका जापान का, और इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिल के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। जो ओसाका का चारों तरफ से जो विस्तृत मैदान है वो सूती वस्त्र मिल के विकास के लिए वहां पे जो भूमि है वो आसानी से उपलब्ध कराता है।
और कोष्ण आर्द्र जलवायु, जो कोष्ण आर्द्र जलवायु है वहां की, वो कटाई और बुनाई के लिए ही उपयुक्त है। योडो नदी मिल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। योडो नदी मिल को जल देती है। पतन यानी कि जो बंदरगाह होता है, पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चों मालों के ऊपर निर्भर है। जो ओसाका का वस्त्र उद्योग है वो कच्चे माल पर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है कपास को। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दिया हुआ है कि बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह स्टेटमेंट आपका सत्य दिया हुआ है। बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक के राज्य सरकार ने की थी। ये भी सही है। दोनों जो स्टेटमेंट है वो सत्य दिया हुआ है। जो देश में सबसे पहला सूचना प्रौद्योगिकी नीति था उसका घोषणा कर्नाटक सरकार ने किया था। बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है बंगलुरु, जहां से इसका नाम सिलिकन का पठार पड़ा था। और यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकन घाटी संत क्लारा घाटी का एक भाग है। जो सिलिकन घाटी है वो सांता क्लारा घाटी का एक भाग है, जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। और इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। कैसी जलवायु है? शीतोष्ण है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1992 में कर्नाटक राज्य सरकार ने किया था, 1992 में। चैप्टर नंबर 6 है मानव संसाधन। निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो जनसंख्या वितरण को स्थलाकृति, खनिज, मृदा, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक, ये सभी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। आंसर डी हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में मुख्य कारक जो है वो भौगोलिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, भौगोलिक कारक के अंतर्गत ये सभी आता है, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल। देखिएगा स्थलाकृति कैसे होता है, जो लोग ज्यादा पर्वत और पठार की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करेंगे, है ना। और क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा क्रिया के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए आपका स्थलाकृति इसमें शामिल है। जलवायु, जलवायु इसलिए कि लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हो, उनमें रहने से बचते हैं, है ना। जहाँ पे अत्यधिक गर्मी हो या फिर अत्यधिक ठंडा हो, लोग वहां पे भी रहने से बचते हैं, नहीं बसना चाहते वहां पे भी। मृदा की बात करें तो मृदा क्यों? तो मृदा उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहो, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी, ये उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। मृदा बारे में आप समझ गए। आप सोचेंगे जल कैसे? तो लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि नमकीन जल ना हो, जिसमें नमक ना हो, है ना। विश्व की नदी घाटियां घने बसे हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाला है मरुस्थल। खनिज की बात करें तो खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये एक कारक हो गया। और उसमें नेक्स्ट आप देखेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक कैसे मदद करता है। तो ये देखिए आर्थिक कारक अगर देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, ये दो घने बसे क्षेत्र हैं, है ना। सांस्कृतिक कारक की बात करें तो धर्म और सांस्कृतिक महत्वता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करता है ना। वाराणसी हो गया, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके प्रमुख उदाहरण है सांस्कृतिक कारक के। सामाजिक कारक की बात करें तो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पूना, सामाजिक कारक के लिए पूना आपका अच्छा है। यानी कि एक एग्जांपल लेके खुद को देख सकते हैं कि खुद आप कहाँ पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे, जहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जहाँ का एनवायरमेंट बिल्कुल आपके रहने के लिए अनुकूल है, वहां पे आप रहना पसंद करेंगे, है ना। अगला क्या है कि जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है? तो किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर ये कहलाता है प्राकृतिक वृद्धि दर। किसी भी देश का जन्म दर और उसके मृत्यु दर दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर, है ना। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जन्म और मृत्यु, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना ही विश्व में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। ये कथन आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वो लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं उसे उत्प्रवासी कहते हैं, ये भी गलत है। दोनों कथन आपका गलत है। प्रवास के कारण
देखिएगा, प्रवास के कारण क्या होता है कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग जो हैं वो एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी क्या होता है? उत्प्रवासी कौन लोग होते हैं? तो उत्प्रवासी वो लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, उसे उत्प्रवासी कहते हैं। जो देश को छोड़ते हैं वो उत्प्रवासी हैं। और अप्रवासी वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं, उसे अप्रवासी कहते हैं, जो देश में आते हैं। अब है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। जनसंख्या पिरामिड दिया है, यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। कथन आपका बिल्कुल सत्य दिया हुआ है कि ये जनसंख्या पिरामिड जो है वो किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक विधि है। ठीक है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम है। ये गलत है। यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रतम से संकरा हो जाता है। ये भी गलत है। केवल और केवल एक ही आपका इसमें सत्य दिया हुआ है जनसंख्या पिरामिड के बारे में। डिटेल से जानेंगे। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। एक देश की जनसंख्या संगठन का जो अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि होती है उसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चे की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई जाती है, निचले भाग में, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोग के लिए होता है। ऊपर का आकार यानी कि 65 वर्ष से अधिक वाले को दर्शाता है ऊपर वाला आकार, और मृतक की संख्या को भी दर्शाता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा होगा, आधार पर, और ऊपर तीव्रता होना चाहिए। ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है तो, तीव्रता से संकरा हो जाता है तो। वासी भाग 3 जो कि एशिया महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। गलत है। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका पश्चिम एशिया के देश है। गलत है। एशिया महाद्वीप का 80% भूमि कृषि योग्य है। गलत है। मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया को ही इंडोनेशिया भी कहते थे, म्यांमार, ये सभी एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका भी एशिया महाद्वीप के ही देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, किंतु ये देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण एशिया के अंतर्गत एशिया महाद्वीप का 20% से भी कम भूमि कृषि योग्य है। 20% से भी कम, किंतु ये कई फसलों का प्रमुख उत्पादक है, जैसे कि आप जूट को पटसन भी बोलते हैं, चाय हो गया, मसाला, नारियल, चावल, गेहूं, तिलहन, इस सभी के लिए। विश्व में 7 महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के दोनों की दृष्टि से ही संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में से क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीप का अगर सही क्रम देखा जाए क्षेत्रफल के आधार में, तो सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर विश्व के महाद्वीप का सही क्रम है एशिया। सब जनसंख्या के आधार पर भी एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। अगला है पामीर ग्रंथि अवस्थित है। पामीर ग्रंथि आपका दक्षिण मध्य एशिया में है। पामीर ग्रंथि कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है पामीर ग्रंथि। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? इस महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है। इस महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार केवल पूर्वी गोलार्ध में है। आंसर ना तो 1 है ना तो 2 है। बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है, परंतु इसका मुख्य भूमि का समस्त भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप के देशांतरीय विस्तार 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर, इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है, और ये विस्तार आपका पृथ्वी के लगभग आधे भाग के बराबर है। पृथ्वी के आधे भाग के बराबर। इस प्रकार एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में है, किंतु इनका कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में भी है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? ओब, येनेसी और लीना नदियां साइबेरिया के मैदान में बहती है। ये स्टेटमेंट सही है। ओब, येनेसी, लीना नदियां साइबेरिया के मैदान में बहती है। सही है। संसार की सबसे बड़ी झील बैकाल साइबेरिया में स्थित है। गलत है। पहला केवल सही दिया हुआ है, दूसरा गलत दिया हुआ है। साइबेरिया का मैदान एशिया महाद्वीप का एक विस्तृत निम्न भूमि है। साइबेरिया का मैदान जो है वो एशिया महाद्वीप का एक विस्तृत निम्न भूमि है, जो पश्चिम में यूराल पर्वत, पूर्व में लीना नदी के बीच फैला हुआ है। पश्चिम में यूराल पर्वत और पूर्व में लीना नदी के बीच फैला हुआ है। इस मैदान में ओब हो गया, येनेसी, लीना नामक नदियां बहती है। योब, येनेसी और लीना, ये नदियां मध्य एशिया की उच्च भूमियों एवं पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती है।
कहाँ से निकलती है? मध्य एशिया के उच्च भूमि से और पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। बैकाल झील जो है वो संसार की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील, ना कि सबसे बड़ी झील। यह झील साइबेरिया में स्थित है, बैकाल झील गहरी है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला पर विचार कीजिए। तिएन शान पर्वत, क्यूनलून पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये तीनों आपका सही है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, तीनों आपका सही है। बात करते हैं पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि गांठ से निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला निकलती है। पामीर ग्रंथि या गांठ जो है, इससे पर्वत श्रृंखलाएं जो निकलती है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, वो है तिएन शान, क्यूनलून, काराकोरम, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तिएन शान, क्यूनलून, काराकोरम और हिमालय। प्रत्येक पर्वत श्रृंखला में अनेक श्रेणियां, पर्वत, पठार, उच्च भूमियां होती है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आरारट की ग्रंथि के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? इस ग्रंथि पर एलबुर्ज पर्वत श्रेणी एवं जैग्रोस पर्वत श्रेणी आकर मिलती है। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। माउंट आरारट की जो ग्रंथि है उसके विषय में अगर देखा जाए तो इस ग्रंथि पर एलबुर्ज पर्वत श्रेणी एवं जैग्रोस पर्वत श्रेणी आकर मिलती है, सही दिया हुआ है। यह ग्रंथि एलबुर्ज और जैग्रोस पर्वत श्रेणी को अलग करती है, गलत है, केवल एक ही सही है, मिलती है यहाँ पे आके। इसका मिलन स्थल की बात करें, गांठ या ग्रंथि, दो पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल होता है। गांठ या ग्रंथि जो होता है वो दो पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल होता है। माउंट आरारट की ग्रंथि पर एलबुर्ज पर्वत श्रेणियां एवं जैग्रोस पर्वत श्रेणियां आकर मिलती है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट एवं केटू दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी है, गलत है। हिमालय माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट 8848 इसका ऊंचाई पहले था, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। और माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रृंखला की चोटी है, ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। दूसरा है केटू, दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं, नहीं। याद रखिएगा, केटू जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये आपका काराकोरम श्रृंखला की चोटी है। केटू किसका है? काराकोरम श्रृंखला की चोटी है, और ये संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि अनातोलिया का पठार प्राचीन शैल से निर्मित है। यह स्टेटमेंट सही है, यानी केवल दो सही है। अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है और ये उत्तर में कॉन्टिक पर्वत एवं दक्षिण में टॉरस पर्वत से घिरा हुआ है। कॉन्टिक और टॉरस से घिरा हुआ है। अल्ताई, यब्लोनिया एवं स्टेनोवाई एशिया महाद्वीप के प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा फरात नदी, दूसरा हो जाएगा इरावती नदी और तीसरा हो जाएगा मेकांग नदी। फरात, इरावती और मेकांग, ये तीनों नदियां जो है आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दिया है कि उपयुक्त में से पो एवं राइन नदियां यूरोप महाद्वीप की नदियां हैं। पो और राइन नदियां यूरोप महाद्वीप की नदियां हैं, जबकि दजला, दजला टिग्रिस, फरात यूफ्रेटस, इरावती आयरवादी, मेकांग सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिक्यांग, हुआंगो एवं चांगजियांग आदि एशिया महाद्वीप की नदियां हैं। ये सभी एशिया महाद्वीप की नदियां हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में पूछा गया है, एशिया महाद्वीप में तो हिंद एशिया है, हिंद एशिया आपका हिंद एशिया हो जाएगा, और उसके बाद फिलीपींस भी हो जाएगा और जापान भी हो जाएगा। हिंद एशिया, फिलीपींस, जापान, ये तीनों आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। हिंद एशिया जो है इसे इंडोनेशिया भी बोलते हैं, इंडोनेशिया को इंडोनेशिया बोलते हैं। फिलीपींस एवं जापान द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में स्थित है। आंसर भी हो जाएगा। और एशिया महाद्वीप के अधिकांश द्वीप इसके दक्षिण पूर्व एवं पूर्व में स्थित है, एशिया महाद्वीप के अधिकांश द्वीप। अगला है निम्नलिखित में कौन से कारक है जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, तो एशिया का विशाल आकार, इसका व्यापक अक्षांशीय विस्तार, यूरोप के साथ इसकी खुली सीमाएं, यह वृहद पर्वतीय अवरोध, सभी आपका हो जाएगा। ये चारों कारक जो है एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करता है, ये चारों कारक। आंसर आपका डी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसका विशाल आकार, व्यापक अक्षांशीय विस्तार, ऊंचा आवाज और वृहद पर्वतीय अवरोध का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है मतलब गलत है। तो शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है, यह स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें, शीत ऋतु में एशिया का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शीत ऋतु में एशिया का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, जबकि इसके कुछ भाग में क्या होती है, वर्षा होती है। और इस ऋतु में मंगोलिया के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, मंगोलिया के ऊपर, जिसके कारण पवनें बाहर की ओर चलने लगती है। पवन स्थलीय पवन होने के कारण ये शुष्क होती है, स्थलीय पवन होने के कारण, जिसके कारण एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती है। किंतु जब ये पवनें समुद्र की ओर से गुजरती है तो ये नमी धारण कर लेती है। क्या करती है? नमी धारण।
जिसके कारण फलस्वरूप एशिया के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। एशिया के कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र। क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में निम्न वायुदाब का क्षेत्र और समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पवन कहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और ये क्वेश्चन काफी पूछता है। ये पवनें आर्द्रता युक्त होती है। कैसी होती है? आर्द्रता युक्त। इसीलिए एशिया के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। बर्फयांशक उत्तर पूर्वी साइबेरिया में स्थित उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। बर्फयांशक उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान मेघालय, जो कि भारत में स्थित है। मेघालय में स्थित मानसिन नाम एशिया महाद्वीप के साथ विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मानसिन नाम। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति एशिया महाद्वीप में पाई जाती है? तो एक तो आपका टुंड्रा वनस्पति एशिया महाद्वीप में होती है, टैगा भी होती है, मरुस्थलीय और स्टेपीज घास मैदान, ये सभी आपका हो जाएगा। टुंड्रा, टैगा, मरुस्थलीय और स्टेपीज घास के मैदान, ये सभी वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि टुंड्रा वनस्पति के बारे में सबसे पहले, टुंड्रा वनस्पति की पेटी एशिया के उत्तरी तट के साथ फैली हुई है। एशिया के उत्तरी तट के साथ फैली हुई है, और इस वन प्रदेश के जो अधिकांश भूमि है वो वर्ष के अधिकांश समय में हिम से ढकी रहती है, यानी बर्फ से ढकी रहती है। इसका अधिकांश जो है अधिकांश समय तक ये क्या रहता है, इसका जो वन है वो अधिकांश समय तक बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक लंबी और बहुत ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है और इस समय यहाँ का तापमान बहुत कम होता है टुंड्रा वनस्पति का। वार्षिक वर्षा की बात करें तो 30 सेंटीमीटर तक मुख्यतः यहाँ पे हिम के रूप में होती है वार्षिक वर्षा, 30 सेंटीमीटर तक। और यहाँ की वनस्पतियां लंबी नहीं होती है। रेंडियर यहाँ की प्रमुख पशु है। टुंड्रा वनस्पति की प्रमुख पशु है रेंडियर। यहाँ पे वनस्पतियां लंबी नहीं होती है। टैंगा वनस्पति की अगर हम बात करें तो टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शंकुधारी वन की पेटी को टैंगा कहते हैं। शंकुधारी वन की पेटी को टैंगा कहते हैं। इस वन प्रदेश में जो विशेषताएं हैं, ये विशेषता है कि यहाँ वार्षिक वर्षा 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच होती है वर्षा, और वो भी होती है हिम के रूप में। यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु मामूली वर्षा होती है। यहाँ कम वाष्पीकरण होने के कारण वृक्ष को उगने एवं बढ़ने के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इन वनों की जो लकड़ियां होती है वो कैसी होती है? टैंगा की मुलायम होती है। इमारत, कागज की लुगदी, रेयन बनाने के लिए इन लकड़ी का विशेष महत्व है। ठीक है। और टैंगा वन में समूर जो होता है वो मुलायम बालों वाली खाल होती है। समूर वाले जानवर जैसे कि आपका लोमड़ी हो गया, स्टेम्बल, मिंक, ये सभी आपका टैंगा वनस्पति में पाए जाते हैं। उसके बाद है स्टेपीज घास के मैदान। स्टेपीज घास के मैदान ये टैंगा वन के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। यहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी एवं ग्रीष्म ऋतु में समान गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में वार्षिक वर्षा की अगर बात किया जाए, वार्षिक वर्षा तो 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच होती है यहाँ पे वार्षिक वर्षा। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण वनस्पतियां के उगने और बढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होती है और इसीलिए यहाँ हरी भरी घास की भूमियां पाई जाती है। बारहसिंघा यहाँ की प्रमुख पशु है, बारहसिंघा। अब एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन उष्ण मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल तो अरब का मरुस्थल आपका उष्ण मरुस्थल है। अरब का मरुस्थल और थार का मरुस्थल, अरब और थार ये दोनों आपका उष्ण मरुस्थल है। आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दिया है कि उपयुक्त में से अरब एवं थार का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है, जबकि तिब्बत एवं गोबी मरुस्थल ये शीत मरुस्थल है। तिब्बत और गोबी कैसा है? शीत है। दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब और थार मरुस्थल, जबकि गोबी एवं तिब्बत का मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित है। गोबी और तिब्बत का मरुस्थल ये मध्य एशिया में है और दक्षिण पश्चिम एशिया में आपका अरब तथा थार मरुस्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जिसमें छोटी छोटी कटीली झाड़ियां और निम्न कोटि के घास मिलती है। निम्न कोटि के ऊंट हो गया, गधा, छोटा हिरन यहाँ के प्रमुख पशु हैं। यहाँ के ऊंचे पठारी भागों में याक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? याक। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भागों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। स्टेटमेंट आपका सत्य है। सागौन, साल और चंदन मानसूनी वन के वृक्ष हैं, ये भी सत्य है। ये दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में गर्म और आर्द्र तथा शीत ऋतु में मृदुल और शुष्क होती है। अधिकतर वर्षा जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में 60 से लेके 1250 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो है वो वर्षा होती है। सागौन हो गया, साल, चंदन यहाँ के प्रमुख वृक्ष है, जबकि हाथी इस वन का विशिष्ट पशु है। हाथी। उत्तर पूर्वी एशिया में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप का जो भाग विषुवत रेखा के निकट है
वहां पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप का जो विषुवत रेखा के निकट जो वन है उसमें विषुवतीय वन पाए जाते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष और वन्य प्राणी भी मिलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। स्टेटमेंट पूछा गया है, इसमें से ये सही दिया हुआ है। एशिया महाद्वीप का जो अधिकांश जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जापान की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है, ये भी सत्य है, यानी कि आंसर दोनों सही है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वितरण अत्यंत ही असमान है और इस महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या लगभग आप 80% कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। किंतु जापान एकमात्र ऐसा एशियाई देश है, जापान, जिसकी 75% जनसंख्या नगरीय है। कृषि एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। कृषि कहाँ की? एशिया महाद्वीप की। निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी पद्धति एशिया महाद्वीप में प्रचलित है? तो स्थानांतरित कृषि, संघनन कृषि और विस्तृत कृषि, ये तीनों कृषि आपका स्थानांतरित, सघन और विस्तृत कृषि एशिया महाद्वीप में प्रचलित है। आंसर डी हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि तो आपको हम पीछे भी समझाए थे कि स्थानांतरित कृषि ये सबसे प्राचीन विधि है, कृषि का सबसे प्राचीन है। और इस प्रकार की कृषि में वनों के एक भाग को आग लगाकर क्या करता है? साफ करता है। साफ करके उस पर खेती की जाती है। जब खेती हो जाता है तो 2-3 वर्षों के बाद जो वहां की खेती होती है वो उसकी क्या होती है? उर्वरता का जो क्षमता होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, यानी कि उर्वरता इसकी कम हो जाती है, जिससे जो वहां के किसान होते हैं फिर उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। वहां पे भी सेम चीज करते हैं, वहां भी खेती करते हैं। तो ये आपका स्थानांतरित कृषि था, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे वन, पेड़ पौधा वगैरह भी समाप्त हो जाता है ना। दूसरा है सघनन या फिर गहन कृषि। सघनन या फिर गहन कृषि, ये आपका एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की खेती सबसे ज्यादा प्रचलित है और यहाँ का आकार औसतन छोटा होता है। क्या होता है कि आकार जो इसका छोटा है, अधिक जनघनत्व होने के कारण यहाँ छोटे से खेत में भी अधिक शारीरिक श्रम का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार की खेती में सामान्यतः फसलों का उत्पादन अधिक होता है। गहन कृषि में फसल ज्यादा होता है। अब है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि जो है या इस प्रकार की कृषि है जिसमें खेतों का आकार तो बड़ा होता है, मानव श्रम से काम नहीं चल सकता है। इतना बड़ा होता है कि इसमें मानव श्रम से काम नहीं चलता है और यहाँ पर जनघनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और यहाँ की कुल उत्पादकता अधिक होती है। उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि खेती वैज्ञानिक तरीके और मशीन के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे एक तरफ एशिया महाद्वीप दिया हुआ है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसल और उसकी उपयुक्त जलवायु दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसल में चावल। चावल जो है दोस्तों ये उष्ण और आर्द्र जलवायु में होता है। चावल उष्ण और आर्द्र जलवायु। गेहूं के लिए क्या जलवायु चाहिए? तो गेहूं के लिए उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु चाहिए। उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु। कपास के लिए कैसा जलवायु चाहिए? तो कपास के लिए अर्ध शुष्क जलवायु चाहिए और ज्वार के लिए शुष्क जलवायु। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वन एशिया महाद्वीप में मिलते हैं? तो एशिया महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन, मानसूनी वन और विषुवतीय वन, ये तीनों मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन, मानसूनी वन और विषुवतीय वन, ये तीनों वन आपका एशिया महाद्वीप में मिलते हैं। यहाँ पे आंसर देखिएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तीनों वन एशिया महाद्वीप में मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन में मुलायम लकड़ी पाई जाती है। कोनधारी वन में मुलायम लकड़ी होती है जिसका प्रयोग आप इमारत, कागज की लुगदी, रेयॉन बनाने में करते हैं और ये वन रूस, जापान, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये कोनधारी वन जो होता है रूस, जापान, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में। वही मानसूनी वन जो होता है, मानसूनी वन ये दक्षिण पूर्वी के कुछ भाग और पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। सागौन हो गया, साल, बांस, इन वनों का प्रमुख वृक्ष है मानसूनी वन का। सागौन, साल, बांस ये सभी। विषुवतीय वन हिंद एशिया एवं मलेशिया तथा विषुवत रेखा के समीप के कुछ द्वीप समूह में पाया जाता है विषुवतीय वन, ठीक है। अब एशिया के खनिज संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। अब्रक और बॉक्साइड मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं, सही है। टीन मुख्यतः मलेशिया में पाया जाता है, सही है। मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण एशिया के देश में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ये तीनों स्टेटमेंट एशिया के खनिज संसाधन के बारे में सही बता रहा है। आंसर डी हो जाएगा। एशिया में अनेक प्रकार के खनिज जैसे कि आपका लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइड, अब्रक है, टीन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सभी आपका एशिया में पाए जाते हैं और इन संसाधनों का वितरण क्या है? असमान है। अब्रक और बॉक्साइड मुख्यतः भारत में मिलते हैं। अब्रक और बॉक्साइड भारत में। तीन में मलेशिया बहुत धनी है ना। 1 और 2 सत्य है। तीसरा कह रहा है कि मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है, इसलिए ये भी आपका सत्य है। निम्नलिखित में किनकी अवस्थिति पाकिस्तान में है? तो किरथर पर्वत श्रेणी, पोटवार का पठार और बोलन दर्रा, ये तीनों आपका पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान एवं पोटवार का पठार, किरथर, सुलेमान, हिंदू कुश की पर्वत श्रेणियां, खैबर एवं बोलन दर्रा, ये सभी पाकिस्तान में स्थित है।
बलूचिस्तान एवं पोटबार का पठार, किरथर, सुलेमान, हिंदू कुश की पर्वत श्रेणियां तथा खैबर और बोलन दर्रा ये सभी पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत श्रेणी और बोलन दर्रा किरथर पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिंदू कुश में खैबर दर्रा है और बोलन में किरथर है। पोटवार का क्षेत्र सामान्यतः शुष्क है। पोटवार का क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम नदियां हैं, इसलिए ये शुष्क है। सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो सिंधु नदी की सहायक नदी एक तो चेनाब है, रावी है और सतलुज है, काबुल नहीं है। चेनाब, रावी और सतलुज ये नदियां पाकिस्तान में पूर्व से आकर सिंधु नदी में मिलती है। चेनाब, रावी, सतलुज नदियां पाकिस्तान में पूर्व से आकर सिंधु नदी में मिलती है, जबकि काबुल नदी पश्चिम से आकर मिलती है। काबुल नदी पश्चिम से। सिंधु नदी पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण बहती है और ये नदी अपने निचले मार्ग में थार मरुस्थल से बहती हुई अरब सागर में क्या करती है? मिल जाती है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया हुआ है, कह रहा है कि पाकिस्तान में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। न तो एक होगा न तो दो होगा, दोनों आपका कथन क्या है? गलत दिया हुआ है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जलवायु शुष्क और गर्म होती है, शुष्क और गर्म, परंतु उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है शीत ऋतु में, और यहाँ वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। यहाँ पे वर्षा जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है, ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दक्षिण से उत्तर दिया हुआ है, जो गलत, उल्टा दिया हुआ है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन और ओक, चेस्टनट, देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं पाकिस्तान के उत्तरी भाग में। ठीक है, चौड़ा पत्ती होता है जिसे सदाहरित वन कहते हैं, और इसमें आपका ओक आता है, चेस्टनटन है, देवदार है, चीड़, ये सब आ जाता है। जबकि दक्षिणी भाग में स्टेपी प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में स्टेपी। अर्ध शुष्क क्षेत्र में छोटी घास और झाड़ियां मुख्य वनस्पति है। पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए। पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। कराची के निकट एक अणुशक्ति केंद्र स्थित है। कराची के निकट अणुशक्ति केंद्र। खनिज तेल पोटवार एवं घोटक में पाए जाते हैं। खनिज तेल पोटवार एवं घोटक में पाए जाते हैं तथा कोयला, लौह अयस्क, सोना ये आपका बलूचिस्तान में मिलता है। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा सही है? उत्तर से दक्षिण आपको क्रम बताना है पाकिस्तान के शहर। तो उत्तर से आपको दक्षिण में बताना है। उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर से दक्षिण में जब आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा इस्लामाबाद। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इस्लामाबाद। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लाहौर मिलेगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा, इधर नीचे आएंगे तो मुल्तान मिलेगा, फिर मिलेगा कराची, और एक मिलेगा, हाँ, मुल्तान का कराची मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन किसमें है? इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, इस्लामाबाद सबसे ऊपर तथा कराची सबसे दक्षिण में स्थित है। कराची उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची ये आपका क्रम दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण में। कराची पाकिस्तान का एक बड़ा औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर है। कराची पाकिस्तान का, और यहाँ पे जो है एक प्रमुख पतन और अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन भी है कराची में। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, जबकि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लाहौर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है। देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्व एवं पश्चिमी दोनों गोलार्ध में है। नेपाल के निम्न ऊंचावास वाली भूमि को तराई कहते हैं। यहाँ पे आंसर पूछा है कि कथन सही है कौन सा, तो इसमें आपका 1 और 3 जो है वो सही है। अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है, अक्षांशीय आधार पर, ठीक है। और नेपाल का जो निम्न ऊंचावास वाली जगह है उसे तराई कहते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। हिमालय की गोद में स्थित नेपाल 1,40,797 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये क्षेत्रफल में उड़ीसा से भी छोटा है। किससे? उड़ीसा से भी छोटा है। नेपाल का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में 26 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार केवल पूर्वी गोलार्ध में 80 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक सीमित है। नेपाल 3 तरफ पश्चिम, पूर्व और दक्षिण से भारत से घिरा हुआ है नेपाल, जबकि उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। नेपाल का दक्षिणी भाग निम्न ऊंचावास वाली भूमि है। नेपाल का दक्षिणी भाग, और इसे तराई कहते हैं। जो नेपाल का दक्षिणी भाग ऊंचावास वाली भूमि है उसे क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, और यह एक बाढ़ प्रभावित दलदली क्षेत्र है तराई। अगला सवाल, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। आंसर हो जाएगा केवल 1। याद रखिएगा कि बृहद हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है बृहद हिमालय।
ये नेपाल की उत्तरी सीमा के साथ फैली हुई है और वृद्ध हिमालय में कई ऐसी पर्वत चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से भी अधिक है। वृद्ध हिमालय में कई पर्वत चोटियां हैं जो जिसकी ऊंचाई 8,000 से अधिक है, जिनमें से एक माउंट एवरेस्ट भी है जिसकी ऊंचाई 8850, अभी वर्तमान हम लोग पढ़ते हैं 8850, है ना। अगर 50 ऑप्शन नहीं है तो 48 आप टिक कर सकते हैं, जिसे नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माता के नाम से जानते हैं। महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय की श्रेणी है जो वृद्ध हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महाभारत। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय की नहीं बल्कि वृद्ध हिमालय की चोटी है। माउंट एवरेस्ट किसकी है, वृद्ध हिमालय की चोटी है। नेपाल के मध्य भाग में काठमांडू एवं पोखरा घाटी पाई जाती है, मध्य भाग में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछा गया है। नेपाल में खनिज संसाधन की बहुलता है, ये सही नहीं है। नेपाल में खनिज संसाधन बहुत कम है, बहुत कम। यहाँ वन अत्यधिक मूल्यवान संसाधन है, वन जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। कृषि नेपाल की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। पर्यटन नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। कृषि नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। लगभग 80% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं नेपाल में। यहाँ की कृषि मुख्यतः जीवकोपार्जन प्रकार की ही है, जीवकोपार्जन प्रकार की, और यहाँ कृषि करने का तरीका भी पुराना है। यहाँ तक कि याद रखिएगा कि सिंचाई के साधन भी सीमित है, इसीलिए यहाँ कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जो कृषि होती है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है यहाँ की कृषि। नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ है और यहाँ कुल औद्योगिक उत्पादन में 60% हिस्सा पारंपरिक कुटीर उद्योग का है, 60% हिस्सा नेपाल में। भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भूटान के संदर्भ में, भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सत्य दिया हुआ है, सही कथन पूछा गया है। दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है, सही है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती हैं। तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, तीनों। याद रखिएगा कि भूटान का कुल क्षेत्रफल लगभग 46,500 वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा के क्षेत्र से क्या है, हरियाणा के क्षेत्रफल से थोड़ा ज्यादा है, मतलब थोड़ा अधिक है, और पंजाब के क्षेत्रफल से क्या है, कम है। ये लगभग 26 डिग्री 45 मिनट से लेकर 28 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश और 88 डिग्री 50 मिनट से 92 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ना। अगला प्रश्न, कूला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। कूला कांगड़ी, ये आपका भूटान में है। कूला कांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ पे है, भूटान में है। भूटान एक पर्वतीय देश है और इसके धरातल में बहुत अधिक ऊंचावाच होती है। कूला कांगड़ी या फिर इसको गांगर पुनसुम भी बोलते हैं, गांकर पुनसुम भी बोलते हैं कूला कांगड़ी को। ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है और भूटान के दक्षिणी समतल मैदानी क्षेत्र को द्वार कहते हैं। जो भूटान का दक्षिणी समतल मैदानी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, द्वार। भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है। तो भूटान की सीमा भारत एक तो सिक्किम से भी, पश्चिम बंगाल से भी और असम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्यों से भूटान की सीमा लगती है। भूटान की सीमा भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्य से लगती है ना। भूटान एक स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध है, और ये दक्षिण पश्चिम और पूरब से, यह जो है दक्षिण पश्चिम एवं पूरब से भारत से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम में तिब्बत यानी चीन से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम में। निम्नलिखित में कौन सी भूटान की प्रमुख नदियां हैं। तो भूटान की प्रमुख नदियां हैं मानस, वांगचू और टोंगसा। क्या है, आंसर भी हो जाएगा। उपयुक्त में से मानस, वांगचू और टोंगसा भूटान की प्रमुख नदियां हैं, जबकि तीस्ता तिब्बत के पठार से निकलकर सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। चूखा आपका भूटान में है। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है और ये भारत की सहायता से विकसित की गई है। चूखा भारत की सहायता से विकसित हुई है। कहाँ पे, भूटान में। भूटान के कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भूटान में कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है, ये सही है। उसके बाद है यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकृति की है, सही है। भूटान में अधिकांश कृषि भूमि का स्वामित्व स्त्रियों के पास है। तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। भूटान का कुल क्षेत्रफल का 40% से ज्यादा भाग पर्वतीय है भूटान का, और यहाँ कुल क्षेत्रफल 16% भाग पर ही लोग कृषि और निवास दोनों करते हैं, 16% भाग पर ही। यहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत ही सीमित है, फिर भी कृषि यहाँ का मुख्य आर्थिक क्रिया है। लगभग 90% लोग कृषि पर निर्भर है यहाँ पे, लगभग। और यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकृति की है, यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकृति जो है, यहाँ कृषि भूमि के अधिकांश भाग का स्वामित्व महिलाओं के पास होता है। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों से स्पर्श करती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है खास करके बिहार एसएससी वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी चाहे सीजीएल हो आपका, जो आप लोग वेट कर रहे होंगे, और एक आपका इंटर लेवल, ये दोनों के लिए टॉपिक जो है फेमस है, क्योंकि आपसे पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाता है, पड़ोसी देश के बारे में। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना,
एशिया महाद्वीप में पड़ोसी देश को ही पढ़ रहे हैं, ध्यान होगा आपको। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार की जो सीमा है वो आपको स्पर्श करती है, एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम और एक हो जाएगा मणिपुर। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। याद रखिएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है ना। आंसर आपको यहाँ पे भी 4 और 5 ही याद रखना है, 4 और 5। मिजोरम और मणिपुर लगता है, मिजोरम और मणिपुर लगता है, मेघालय नहीं लगता है। म्यांमार की सीमा भारत के निम्नलिखित राज्य से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानते थे, प्राचीन नाम है म्यांमार का। भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व में तथा चीन के दक्षिण में यह स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व में है और चीन के दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चीन पर्वत, अराकान योमा पर्वत, सान पठार और कायनी पठार। इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन से पर्वत या पठार म्यांमार में स्थित है। तो ये आपका चारों है, चारों आपका कायानी पठार, अरकाना योमा पर्वत, चीन और सान, ये सभी आपका कहाँ पे है? म्यांमार में स्थित है। म्यांमार के पश्चिमी एवं उत्तर में नवीन वलित पर्वत है। म्यांमार के पश्चिम एवं उत्तर में नवीन वलित पर्वत है जो पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। और ये नवीन वलित पर्वत है पटकाई, नागा, चीन और अरकाना योमा। ये पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण की ओर। सान और कायनी पठार म्यांमार में स्थित है, सान और कायनी, जिसमें सान पठार सबसे अधिक विस्तृत है, सान। अगला है निम्नलिखित में कौन सी म्यांमार की प्रमुख चोटियां हैं? तो म्यांमार की प्रमुख चोटियां हैं इरावती है, चिंदविन है, सिलांग है और सालविन है। ये चारों आपका जो है म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं। म्यांमार के जलोढ़ निम्न भूमियों का निर्माण इरावदी को आयरवादी भी कहते हैं, चिंदविन, सिलांग और सालविन नदी तंत्रों से हुआ है। याद रखिएगा कि जो सभी नदियां म्यांमार की प्रमुख है और म्यांमार में जलोढ़ निम्न भूमियों का निर्माण इरावती, चिंदविन, सिलांग और सालविन नदी तंत्रों से हुआ है। अगला है म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले। मांडले निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? मांडले से आया मांडले जेल में किन्हें रखा गया था? कौन से फ्रीडम फाइटर को? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, काफी फेमस और एग्जाम में ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं मांडले जेल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मांडले म्यांमार का एक प्रमुख नगर है, यह एक ऐतिहासिक स्थान भी है। मांडले म्यांमार की प्राचीन राजधानी थी। मांडले म्यांमार के आंतरिक भाग में इरावती या फिर आयरवादी नदी के किनारे स्थित है। म्यांमार के अन्य प्रमुख नगर में यांगून या फिर रंगून जो है, मोलमीन, तबोया और अक्याब आदि आपका प्रमुख नगर है म्यांमार का। म्यांमार के प्रमुख नगर यांगून या फिर रंगून के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि यह एक समुद्री पतन नगर है। यह नगर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट आपका रंगून या यांगून के बारे में सही दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। यांगून म्यांमार का एक प्रमुख समुद्री पतन है और म्यांमार के अन्य समुद्री पतन नगर है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार के अन्य समुद्री पतन नगर है अक्याब, मेलमीन और तबोय। अक्याब, मेलमीन और तबोय। यांगून नगर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यह नगर नाइपियाडो से पूर्व म्यांमार की राजधानी थी। अभी वर्तमान में म्यांमार की राजधानी नाइपियाडो है। अगला सवाल है 39 नंबर, जो कि आपका म्यांमार के प्रमुख स्थान है और वहां के प्रमुख खनिज संसाधन है, उसे मैच करना है। तनिनथराई कहाँ पे? तनिनथराई में कौन सा खनिज संसाधन है? तो याद रखिएगा, तनिनथराई में आपका हो जाएगा टीन एवं टंगस्टन। मर्तवान की खाड़ी में अगर देखेंगे तो मर्तवान की खाड़ी में मोती हो जाएगा, मर्तवान की खाड़ी में मोती। आयरवादी घाटी में आपका खनिज तेल और कलेवा में कोयला हो जाएगा, कलेवा में कोयला, आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, तनिनथराई टीन एवं टंगस्टन की खान है, मतेवान की खाड़ी मोती, आयरवादी घाटी खनिज तेल, कलेवा कोयले का भंडार। कलेवा स्थल वो चिंदबिन एवं माइताहा नदी के संगम के निकट स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया हुआ है म्यांमार के मध्यवर्ती भागों में सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। यह स्कूल आपका गलत दिया हुआ है। म्यांमार के मध्यवर्ती, ध्यान रखिएगा, म्यांमार के तटीय क्षेत्र में जो है सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, ना कि मध्यवर्ती में, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है मध्यवर्ती में, इसलिए ये गलत है। म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में वन पाए जाते हैं, ये सही है। केवल और केवल दो स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा वाला सही है, आंसर बी हो जाएगा। म्यांमार के तटीय क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में, तथा उष्ण एवं आर्द्र तटीय क्षेत्रों में रबर के वृक्ष उगाए जाते हैं, रबर के वृक्ष। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है?
तो इसमें कि सिक्किम नहीं है, बाकी असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा और एक है आपका पश्चिम बंगाल, है ना। देखते हैं तो आंसर आपसे हो जाएगा डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ये जो आपका 5 राज्य है, ये 5 राज्य आपके बांग्लादेश से मतलब बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश उत्तर, पश्चिम एवं पूरब में भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश उत्तर, पश्चिम एवं पूरब में किसे भारत से घिरा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा लगती है दक्षिण पूर्व में। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में। बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार क्या है? बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार जो है ये आपका विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। क्या है? बलुई पुलिन। आंसर सी। कॉक्स बाजार बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन यानी कि सैंडी बीच है। ये लगभग 120 किलोमीटर लंबा है। निम्नलिखित में कौन सी बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं? तो बांग्लादेश की प्रमुख नदियां सुरमा है, सुरमा के अलावा कर्णफुली है और एक है मेघना। आंसर डी। ध्यान रखिएगा कि मेघना, सुरमा और कर्णफुली बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं, जबकि मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। जो मानस नदी है वो भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और जबकि इसमें जब इसमें गंगा मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। जमुना और जब गंगा दोनों संयुक्त धारा बनती है तो उसे पद्मा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। बांग्लादेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। यहाँ का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अत्यधिक प्रभावित रहता है। ये बांग्लादेश की जलवायु के बारे में तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। शीत ऋतु शुष्क, छोटी एवं मृदुल होती है शीत ऋतु। यहाँ पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है वर्षा। तटीय क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में 500 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तटीय क्षेत्र में 250 और पहाड़ी क्षेत्र में 500। बांग्लादेश का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। मानसूनी वन चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मानसूनी वन चटगांव के पहाड़ी क्षेत्र में, और यहाँ सागौन एवं साल के वृक्ष पाए जाते हैं। डेल्टाई तट पर मैंग्रोव वन मिलते हैं, डेल्टाई तट पर, जिनमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बांग्लादेश की समुद्री पतन है? तो चटगांव बांग्लादेश की समुद्री पतन है। चटगांव एवं मोगा बांग्लादेश के समुद्री पतन है। चटगांव और मोगा ये दोनों। जबकि ढाका, चांदपुर, वारिशाल, खुलना यहाँ के अंतरदेशीय पतन है। अंतरदेशीय पतन पूछे तो ढाका, चांदपुर, वरिशाल, खुलना ये सभी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कोलंबो एक समुद्रीय पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। ये सही नहीं है। श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये भी सही है। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ये भी सही है। सी गलत है, बाकी सभी सही है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसमें एक बड़ा एवं कई छोटे छोटे द्वीप हैं। यह द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में द्वीप स्थित है। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से क्या करती है? अलग करती है। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। श्रीलंका की नदियां सामान्यतः छोटी होती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली, और यहाँ नदी जो है वो उत्तर से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? मिल जाती है। कोलंबो एवं त्रिकोमाली श्रीलंका के दो प्रमुख समुद्रीय पतन हैं। कोलंबो इसके पश्चिमी तट पर जबकि त्रिकोमाली इसके पूर्वी तट पर स्थित है। कोलंबो एक अंतरराष्ट्रीय वायु पतन भी है कोलंबो, और यह श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर और राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। जयवर्धन कोटे कोलंबो उपनगर विधायी राजधानी है। जयश्री जयवर्धन कोटे। कैंडी श्रीलंका का आधुनिक नगर है कैंडी, और ये नगर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जफाना एवं अनुराधापुर यहाँ के प्रमुख नगर हैं। निम्नलिखित में से श्रीलंका के कौन से खनिज उत्पाद तटीय बालू से प्राप्त होते हैं? तो मोनाजाइट, जिरकॉन, ग्रेफाइट और बहुमूल्य पत्थर यानी रत्न, ये चारों आपके जो हैं ये चारों खनिज उत्पाद श्रीलंका के तटीय बालू से प्राप्त होते हैं, और ये सभी अलोह धातु हैं। श्रीलंका की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सही है। उसके बाद है यहाँ वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये गलत है। केवल एक ही सही है। विस्तृत वृत्त के निकट होने के कारण श्रीलंका में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उष्ण और आर्द्र जलवायु क्यों? क्योंकि ये विस्तृत वृत्त के निकट है। यहाँ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम से भी और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से यहाँ वर्षा होती है। इसीलिए दक्षिणी पश्चिमी भाग आर्द्र रहता है, जबकि
इसके उत्तरी पूर्वी भाग पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है और यह भाग शुष्क रहता है। कलिमंतान द्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? कलिमंतान द्वीप, कलिमंतान द्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है। बोर्नियो द्वीप को इंडोनेशिया की भाषा में कलिमंतान कहते हैं। जो बोर्नियो द्वीप है ना, इसको इंडोनेशिया का वहां के लोकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है कलिमंतान, और बोर्नियो इंडोनेशिया देश का द्वीप है बोर्नियो। कलिमंतान द्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है, कलिमंतान दक्षिण पूर्वी एशिया में। इंडोनेशिया के अन्य द्वीप है सुमात्रा है, जावा है, इरियन जया, सुलवेसी, सुलवेसी या फिर सेलेवेस भी बोलते हैं, मदुरा और बाली, ये सभी इंडोनेशिया के अन्य द्वीप हैं। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देश से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया और मालदीव से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप के मालदीव और इंडोनेशिया देश से होकर गुजरती है। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? इंडोनेशिया की स्थल सीमा अन्य किसी देश के साथ स्पर्श नहीं करती। यह स्टेटमेंट आपका जो है पूछा गया है सही है, तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। इंडोनेशिया के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं, ये सही है। आंसर 2 हो जाएगा। इंडोनेशिया द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी का विस्तार है। क्या है? इंडोनेशिया द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी का विस्तार है और यहाँ के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं। इंडोनेशिया की स्थल सीमा केवल इरियन जाया के पूर्वी में पापुआ न्यू गिनी, उत्तरी बोर्नियो में स्थित मलेशिया के राज्य शरावाक और शबाह से मिलती है। याद रखिएगा, जो इंडोनेशिया की स्थल सीमा है वो केवल इरियन जाया के पूर्वी में पापुआ न्यू गिनी, उत्तरी बोर्नियो में स्थित मलेशिया के राज्य शरावाक और शबाह से मिलती है, शबाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो वो है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है, जबकि सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है। सुंडा किसको? सुमात्रा और जावा को। बांस जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, बांस जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को। सुंगारू जल संधि जापान के 2 द्वीप होकांडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है। जापान के 2 द्वीप जो है होकांडो और होन्शु, इसको अलग करती है सुंगारू जल संधि। मलेशिया 2 भागों में विभाजित है, मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग। मलेशिया 2 भागों में है, मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग। ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ग्रेट किनाबलू ये आपका मलेशिया में है। ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर जो कि 4101 मीटर है, ये पूर्वी मलेशिया भाग में स्थित है, पूर्वी मलेशिया में। किनाबलू पर्वत इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है, किनाबलू, और यहाँ मलेशिया के 2 राज्य सारावाक और सबा स्थित हैं। मलेशिया की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी जलवायु विश्वतीय है, मलेशिया की जलवायु विश्वतीय है। मलेशिया में वर्ष भर समान रूप में ऊंचा तापमान, अधिक वर्षा पाई जाती है और औसतन दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के 21 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत दैनिक तापमान होती है मलेशिया की। यहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो मलेशिया की जलवायु के संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखिएगा, मलेशिया की जलवायु विश्वतीय है और ये विषुवत रेखा के ऊपर में 1 डिग्री एवं 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 1 डिग्री एवं 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान और अधिक वर्षा होती है वर्षों भर। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं। सारावाक एवं सबा में वन अधिक घने पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन से समुद्री पतन मलेशिया में स्थित है? सही उत्तर चयन करना है। तो पेनांग, कुचिंग और मोरी, पेनांग, कुचिंग और मोरी ये तीनों पतन जो है समुद्री पतन है जो मलेशिया में है। पेनांग जॉर्ज टाउन प्रायद्वीप मलेशिया के तथा कुचिंग और मोरी सारावाक के समुद्री पतन है, सारावाक के। मलेशिया में सड़क और रेल परिवहन का विकास सारावाक एवं सबा की तुलना में प्रायद्वीपीय मलेशिया में अधिक हुआ है। याद रखिएगा, जो मलेशिया है उसमें सड़क और रेल परिवहन का जो विकास हुआ है ना, वो सारावाक और सबा की तुलना में जो प्रायद्वीपीय मलेशिया है वहां पे ज्यादा हुआ है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? यहाँ पे दिया है यूरेनियम मलाया प्रायद्वीप, ये सुमेलित है, पूछ रहा है सही उत्तर का चयन करना है। यूरेनियम मलाया प्रायद्वीप। तांबे की खनन सारावाक, कोयला खनन सबा, ये दोनों आपका सुमेलित नहीं है, पहला सुमेलित है, केवल एक होगा। मलाया प्रायद्वीप में यूरेनियम के अलावा टीन एवं तांबे का भी भंडार है मलाया प्रायद्वीप में, जबकि सारावाक में बॉक्साइड और कोयला खनन होता है। एवं सबा की बात करें तो यहाँ पे तांबे की खाने हैं सबा में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
चीन की सीमा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को स्पर्श करती है, कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, आंसर डी हो जाएगा। दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऐसे की बात करते हैं हम चीन का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है ना कि दूसरा। और जनसंख्या में आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या में सबसे दूसरा हो जाएगा। पहला हो गया है भारत, है ना। चीन की सीमा उत्तर कोरिया को स्पर्श करती है किंतु दक्षिण कोरिया को नहीं। चीन की जो सीमा है वो उत्तर कोरिया को स्पर्श करती है। अगला है तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तकला मकान, तो तकला मकान आपका है, ये आपका चीन में है। तकला मकान एक शीत मरुस्थल है और ये मरुस्थल चीन के तारिम बेसिन में स्थित है, तारिम बेसिन में। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है? तो सालाबीन, मेकांग, सांगपो और सतलुज, ये चारों का उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार से हुआ है। सालबीन, मेकांग, सांगपो, सतलुज, सभी नदियों का उद्गम मरुस्थल तिब्बत, सभी नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। इसके अलावा सिंधु नदी का भी उद्गम स्थल तिब्बत का ही पठार है। सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, सांगपो को भारत में। सिंधु एवं सतलज नदियां पश्चिम की ओर जबकि सांगपो नदी पूर्व की ओर बहती है, सांगपो। साल्बिन और मेकांग नदियां दक्षिण पूर्व में एशिया की ओर बहती है। जो साल्बिन और मेकांग है ये नदी दक्षिण पूर्व में एशिया की ओर बहती है। चीन की प्रमुख नदियां है जिजियांग, चांगजियांग, ह्वांगहो, ये नदियां जो है पूर्व की ओर बहती हैं। चीन की प्रमुख नदियां जिजियांग, चांगजियांग और हुआंग, ये सभी पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में मिलती है। जिजियांग नदी की घाटी सबसे बड़ी है, जिजियांग की घाटी सबसे बड़ी है और ये सिंचाई और नौका वाहन के लिए क्या है? उपयोगी है। वहीं ह्वांगहो जो है, ह्वांगहो उत्तरी चीन को सिंचित करती हुई बड़ी मात्रा में पीली गाद बहाकर लाती है, पीली गाद, और घाटी में गाद जमा के कारण जो है ये नदी अपनी धारा अक्सर बदल लिया करती है, जिससे पूरे देश में बाढ़ आ जाती है। इसी तरीके से बिहार का भी शोक कोसी को कहते हैं, धारा बदलने के लिए ही इसको कोसी को कहते हैं, बिहार का शोक। उसी तरह से आपका चीन में जो है वो हुआंगो नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चीन में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। चीन में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों जो कथन दिया है दोनों का दोनों आपका सही दिया हुआ है, आंसर सी हो जाएगा। चीन में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता जाता है, उत्तर से दक्षिण, और यहाँ वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर एवं पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया हुआ है चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान होता है। स्टेटमेंट आपका सही है, चीन जो है वो ऊर्जा के उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान है। संघाई चीन का सबसे बड़ा पतन है, सही उत्तर जो है आपका दोनों हो जाएगा। चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का हिस्सा लगभग 3/4 होता है, 3/4, और इसके बाद खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, जल विद्युत का स्थान आता है इसके बाद। संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है, संघाई सबसे बड़ा पतन भी है, जबकि बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जापान एशिया की मुख्य भूमियों के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। फ्यूजियामा जापान में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, दोनों सही है, दोनों सही है। फ्यूजियामा जापान में सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का देश है जापान, ये एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित है, एशिया के। जापानी भाषा में जापान को निप्पॉन यानी कि सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान में लगभग 72% भूभाग पर पर्वत फैले हुए हैं जापान में। इसके अधिकतर पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनता है, जो ज्यादा से ज्यादा पर्वत है, और जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा टोक्यो के निकट है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। टाइफून जापान का उष्णकटिबंधीय तूफान है जो इसके दक्षिणी तट को क्या करता है? प्रभावित करता है, सही है। उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा और दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधारा को जापान के पूर्वी तट पर मिलती है, ये भी सही है, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जापान जो है वो मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध स्थित देश है। इसके उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में अत्यधिक हिमपात और वर्षा होती है, इसके उत्तरी और पश्चिमी भाग में। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्व से जो आने वाली पवन होती है वो जापान के पूर्वी और दक्षिणी भाग में वर्षा कराती है। जापान के पूर्वी और दक्षिण भाग में वर्षा कौन करवाती है? तो ग्रीष्म ऋतु का जो दक्षिण पूर्व से आने वाली पवन है वो। टाइफून जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो जापान के दक्षिणी तट को अत्यधिक प्रभावित करता है, और इसका उद्गम फिलीपींस सागर तथा कैरोलिन द्वीप के क्या है? आसपास होता है। टाइफून जो है वो जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो जापान के दक्षिणी तट को क्या करता है? ज्यादा प्रभावित करता है, और इसका उद्गम फिलीपींस सागर तथा कैरोलिन द्वीप के आसपास होता है।
जापान के पूर्वी तट पर उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा और दक्षिण से चलने वाला गर्म जलधारा का मिलन होता है जापान के पूर्वी तट पर, जिसके कारण यहाँ पर घना कोहरा क्षेत्र होता है, घना कोहरा, और यह कोहरा मछलियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसीलिए यह क्षेत्र संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र में से एक है। अब है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जापान में उच्च कोटि का कोयला मिलता है। यह स्टेटमेंट आपका गलत है। जापान में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोनों का दोनों कथन आपका गलत दिया हुआ है। कोयला जापान का प्रमुख खनिज संसाधन है, कोयला, किंतु यह निम्न कोटि का है। क्या है? निम्न कोटि का। जापान में लौह अयस्क की प्रचुरता नहीं है, इसीलिए इसका आयात किया जाता है। और इसके अलावा जापान कच्चा तेल हो गया, कोकिंग, कोयला, तांबा, निकेल, बॉक्साइट आदि आधारभूत खनिज संसाधन का आयात करता है जापान। तो ये आपका जो है आपका कंप्लीट हो गया है।